प्रभात, नमस्कार। मैं अभिजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का। हमारे कार्यक्रम का नाम है सोच हम सबकी। ये कार्यक्रम हम विभिन्न तरह के जो पर्सनालिटी हैं, हमारे मित्रगण हैं या विभिन्न तरह के पर्सनालिटी हैं, उनसे अवगत कराने के लिए ये शुरू किए हैं। और हर एपिसोड में हम विभिन्न पर्सनालिटियों का अपना सोच जानेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र अमर कुमार जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है अमर जी। आपका काफ़ी सहयोग रहा और काफ़ी दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक छोटी सी मीटिंग हो, छोटा सा शूट हो, और आज की प्रातः बेला में आप मिले, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे चुना। अमर जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोई विशेष इंटरव्यू नहीं रहा है। हम इस कार्यक्रम का शुरुआत इसलिए किए हैं कि हम विभिन्न लोगों को विभिन्न परिस्थितियों से लड़ते हुए देखें और हम आपका अपना व्यक्तिगत सोच जानना चाहते हैं। पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन कैसा रहा आपका? जी, मेरा बचपन भी कोई ज़्यादा अलग नहीं रहा। आम तौर पे जैसे सभी बच्चों का बचपन होता है, वैसा मेरा भी बचपन रहा है। मैं भी खेल कूद किया हूँ। मैं भी अपने माता पिता से डांट सुना हूँ। वो तो जनरली सबके साथ होता सबके है। साथ होता है। जी। और मुझे भी पढ़ाई के लिए डांट फटकार सुनना पड़ा है। कुछ अलग नहीं रहा, लेकिन बचपन बहुत लाजवाब होता है और वो पुनः वापस नहीं आ सकता। इसलिए बचपन, अगर जिस बच्चे का बचपन अगर माँ बाप के सानिध्य में गुजरेगा तो वो बचपन बहुत ही लाजवाब होगा। चूँकि स्कूली शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा थी, हम लोग के साथ में हुई थी। आप थोड़े से जूनियर थे, मुझे याद आ रहा है। और बचपन में थोड़ी सी आपकी चीज़ें हमको याद आती है। आप बहुत ये थे, शरारती नहीं थे, जिद्दी टाइप के लड़के थे, ये हमको थोड़ा सा याद आता है। आपकी बड़ी बहन लेके आती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, हम और बाहर चले गए पढ़ने के लिए आपने यहाँ। लेकिन हम आपके व्यक्तित्व में एक चीज़ देखे हैं अमर जी, आप में एक अच्छे शिक्षक का, एक अच्छे कोचिंग संचालक का गुण है। भले आज आप पेशे से कोई और काम कर रहे हैं या कोचिंग पढ़ाते भी हैं, अन्य कार्य भी करते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपके व्यक्तित्व में मुझे एक मतलब एक अच्छा कोचिंग संचालक दरसता है। तो मैंने क्या ये चीज़ मतलब क्या है आप में, आपका उद्देश्य क्या है और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, रहा बात, आपने बताया कि जिद्दी, तो मैं जिद्दी तो हूँ, पर उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि मैं पॉजिटिव जिद्दी हूँ। कि किसी कार्य को अगर मैं लेता हूँ तो उस पे मैं गंभीरता से अपने आप को उतारने की कोशिश करता हूँ। जी जी, बिल्कुल, ये मैंने देखा। और मैं बचपन में खेलने में भी अच्छा था, और हालांकि पढ़ाई मेरा बचपन में अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे जिद के कारण ही मेरा पढ़ाई आगे चल कर के अच्छा हुआ, जिसकी सराहना आप अभी कर रहे हैं कि मुझ में आप एक शिक्षक देखते हैं, तो ये आपका बड़प्पन है। और मैं भी कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मैं अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ और देता भी हूँ, तो ये अच्छी बात है। आपने मेरा सराहना किया तो। नहीं, आप वाकई सराहनीय हैं। ये चीज़ तो मैंने देखा है बचपन से ही आप में भी। मेरे चुने हुए कुछ ही मित्र हैं, बाकी हाथ मिलाने वाले तो मित्र काफ़ी हैं, लेकिन आप में वो गुण हम देखे हैं। और एक चीज़ ये भी देखे हैं, आप जिस चीज़ के लिए रिजिड हो जाते हैं, वो माने आपको लगता है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं उसको मानना सही होगा, और आप उसको सभी कल्पनाओं पर, सभी मतलब जो भी है माप तोल, सभी मापदंड पर उसको तौल के तब उसको आप खरी खरी कहते हैं। देखिए पंडित जी, हम अपने लाइफ में एक ही चीज़ सीखे हैं। आप हमसे सीनियर रहे हैं, लेकिन हम अपने लाइफ में एक चीज़ सीखे हैं कि ज़िंदगी नहीं बहुत ही ऊंचाइयों पर है और न ही गर्त में है। ज़िंदगी मिड वे में चलती है। बिल्कुल। और मिड वे में हम लोग मिडिल क्लास से भी आते हैं, तो मिड वे में हम लोगों को लगता है कि
जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है या जैसे भी है या बहुत सक्सेसफुल है, तो उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। किसान है, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो हम हरदम प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम का कैसे सलूशन होगा, क्या होगा। मैं अपने लाइफ को आसान करने के लिए उस पर बहुत चिंतित रहता हूँ, और मैं इसी निष्कर्ष से, अपने अनुभव से ही अगर कोई बात को मैं अगर पॉइंट आउट करता हूँ कि ये सही है, तो चूँकि वो मेरे साथ कहीं ना कहीं घटनाएं घटी होती हैं या मैं उसको अनुभव किया रहता हूँ, तो मैं ये बोल पाता हूँ कि ये सही होगा, जो आपने मेरे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं देखा है। फैमिली बैकग्राउंड भी आपका मेरे सामने रहा है। आप जिस तरह से नीचे से ऊपर आए हैं, आपने अपने पर्सनालिटी को या अपने फैमिली को जिस तरह से ऊपर उठाया है, उसमें कहीं ना कहीं आपके रिजिडपन का और ये सहीपन का आपने एक अलग छवि बनाई है समाज में। आपके परिवार की एक अलग छवि थी, और आप एजुकेशन से आए, बच्चों को स्कूल ट्यूशन पढ़ाना, और अभी आपने एक कैफ़े डाला है भाई के नाम से। ये सब करके आपने एक अलग छवि तैयार की है लोगों के नज़र में। अमर से अमर सर बनने में आपको मतलब क्या क्या अनुभव रहा है आपका जीवन का? अमर से अमर सर बनने में अनुभव तो काफ़ी है, लेकिन मैं अमर सर के अलावा मैं अमर भैया ज़्यादा कहना पसंद करता हूँ, ताकि उसमें काफ़ी अपनापन झलकता है। और मुझे बच्चे अमर सर न कह करके, जो मेरे छात्रगण रहे हैं, वो मुझे अमर भैया ही बोले हैं। अभी तक मैं अमर भैया से ही मशहूर हूँ। भले मित्र लोग जानते हैं कि ये टीचर है तो लोग सर बोलते हैं, और लेकिन ये जो सफ़र रहा, ये इसका मैं योगदान अपने एक सर हैं, लाल बाबू सर, उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया कि पढ़ाई कैसे करें। सर, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं। मैं यहाँ तक 10वीं तक पढ़ा अपने ही गांव पर। जब मैं 10वीं में पास हुआ तो मुझे चिंता नहीं थी कि मैं पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। मैंने एग्ज़ाम दे करके अपने बहन के साथ साइकिल से हम लोग जीरादेई जाते थे, और जीरादेई मेरी बहन मुझसे बड़ी है, जिनका नाम पिंटू है। हाँ, वो मेरे साथ पढ़ती। हाँ, जो आपके साथ पढ़ी। तो पढ़ने में वो भी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, काफ़ी अच्छी थी। 10th में उसके मार्क्स भी अच्छे थे। हाँ, इसका वजह मैं बता रहा हूँ कि मैं उस समय तक काफ़ी डल था। मैं पढ़ाई मुझे रास नहीं आती थी 10वीं तक में, लेकिन मेरे अंदर एक था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर जिद्दीपन शुरू से ही था। तो जो मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई का दुनिया बहुत ही रोमांचित करने वाला है और बहुत दिलचस्प है। एजुकेशन ने बहुत कुछ बदला। आपके यहाँ जो मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड जो था उसमें एजुकेशन नहीं था पहले, लेकिन पिंटू पढ़ी, पिंटू आपको पढ़ाई, और इस तरह से आप आज एक एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन की जब चर्चा होती है गांव में तो आपका नाम आता है। तो मैंने ये चीज़ आपने एक पैटर्न, एक जो पीढ़ी था, मतलब एक जो ट्रैक चल रहा था फैमिली का, उसने उसको आपने चेंज किया। जी और सर। आप जो भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एजुकेशन का उसमें देन है। जी, हमारा कहने का ये था कि वहाँ पे हम जब गए सर के पास, तो उनका बहुत बड़ा योगदान इस प्रकार हुआ कि उन्होंने मुझे ये बताया कि पढ़ाई कैसे किया जाता है। अगर कोई टीचर, आजकल तो यूट्यूब का युग है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, पर कोई भी बच्चा अगर विद्वान बनना चाहता है, विद्वान बनना और एग्ज़ाम पास कर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा विद्वान बनना चाहता है तो उसको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी जिसका बेहतर है, मैं एक मूवी का नाम लूँगा यहाँ पर, 3 इडियट्स। वहाँ पर आमिर खान जो है किसी दूसरे के नाम पर पढ़ते हैं बिल्कुल। और उनको केवल डिग्री से मतलब था जो उनके नाम पर पढ़ रहे थे, और वो जो है कि केवल शिक्षा के और ज्ञान के लिए उनके नाम पर डिग्री लेते हैं, और जाकर आमिर खान साइंटिस्ट हो जाते हैं लास्ट तक।
और उनको कोई डिग्री और कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि डिग्रियां तो खरीदी भी जा सकती है आज के दौर में, ज्ञान अर्जित। लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त किया। इसके लिए टाइम चाहिए और आपका मेहनत चाहिए। तो वहाँ से मुझे जुनून मिला और मैं अपने क्लास में, मुझे केवल पढ़ाई से मतलब था। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे एक ऐसा जुनून चढ़ा कि मुझे पढ़ाई करना है। और मैं 3 से 4 साल तक मैं जब भी साइकिल से भी जाता था, चाहे कहीं भी जाता था, तो मेरे दिमाग में बुक का टॉपिक्स रहता था और मुझे आज तक किसी भी परिभाषा, किसी भी फार्मूला को याद नहीं करना पड़ा। क्योंकि मैं उसको समझता था। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से। एजुकेशन का बहुत बड़ा अवसर होता है। मैं अपनी बात, अब आपकी बात से अपना बात जोड़ रहा हूँ। जीवन की विषम परिस्थितियों में लड़ने का साहस अगर कोई देता है तो वो एजुकेशन है। बिल्कुल। मेरे जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया और मैं मानता हूँ कि अगर मैंने 4 किताबें ना पढ़ी होती और विभिन्न एजुकेशन के क्षेत्रों से मैं जुड़ा ना होता और तो मैं कहीं ना कहीं डगमगा जाता। वो 4 किताबें पढ़ना, लोगों के जीवन के अनुभवों से सीखना, और ये कार्यक्रम भी मैंने शुरू किया है जो ना, ये भी मैं विभिन्न लोगों के परिस्थितियों को देखते हुए उनके अनुभवों को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो उनके जीवन में भी विषम परिस्थितियाँ आई, बहुत हालात ख़राब हुए, फिर भी वो दृढ़ रहे, धैर्य बनाए रखे, तो हालात वक्त के साथ बदले। तो आपने जो अभी बात कही ना कि कहीं ना कहीं एजुकेशन का उसमें देन है। आप अपने पैशंस को बनाए रखें तो इसमें एजुकेशन का देन होता है। नहीं तो कुछ लोग होता है कि जीवन में विषम परिस्थिति आती हैं तो वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, शराब का सहारा ले लिया या गलत बुरे काम करने लगे। लेकिन अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, स्कूली ज्ञान नहीं, एजुकेशन आपको एक दृढ़ बनाता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपने ऊपर नहीं, आपका ओपिनियन सही है। मैंने भी अगर पेशेंस जीवन में, मेरे भी जीवन में बहुत समय समय पर उतार चढ़ाव है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन का ही देन है सर कि मैं दृढ़ रहा कि हाँ हालात बदलेंगे तो अपने आप सिचुएशन जो है वो चेंज होगा, सब कुछ सही होगा। तो एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि कैसे बेटे हैं आप, माँ से कैसा संबंध है आपका? बेटा के तौर पे अभी तो देखा जाए तो जितना तकलीफ़ मेरे परिवार वाले मेरे लिए सहे हैं, खासकर माँ, मैं अभी उनको उतना सुख नहीं दे पाया हूँ। तो मैं अभी अपने आप को उस आदर्श में स्थापित करने के प्रयासरत हूँ। पर फिर अभी माँ से संबंध कैसा है आपका? मतलब एक अच्छे बेटे हैं आप मानते हैं इस चीज़ को? रिलेशन जो होता है ना, जैसे कि रिलेशन एक आदर्श होता है। जैसे कि प्रभु श्री राम का जो अब चरित्र आता है तो उनमें एक होता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। तो उस चरित्र को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, फिर भी प्रयास तो हाँ। अब बेटा कैसे बेटे हैं, मतलब बेटा आप में कैसा अब बेटा मानते हैं अपने आप को? बेटा में अब अपने आप को श्रवण कुमार तो कोई नहीं हो उस सकता, श्रेणी में नहीं जा सकते, नहीं जा फिर सकता भी है। आप कैसे बेटे हैं? पर फिर भी हम कोशिश रहती है अच्छे आपकी। बेटे बनने की कोशिश में हैं। और अच्छा बेटा अब तो मेरे माँ से ही पूछना पड़ेगा कि हम अच्छा बेटा हैं कि क्या है, हम अपने से तो नहीं कह सकते हैं। मेरा कोशिश रहता है। एक अच्छे भाई तो हैं ही। समर से भी आपका रिलेशन हम देखते हैं कि मतलब उसको सेटअप करने के लिए आप काफ़ी प्रयास रहते हैं कि वो भी स्टैंड हो जाए, और समर पर आपके व्यक्तित्व का असर मैंने देखा है, क्योंकि आपको फॉलो करता है, थोड़ा बहुत जो भी है फॉलो करता है। ये चीज़ तो मैंने, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनना, एजुकेशन का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि एक अच्छा नागरिक समाज में बने। मेरे जो चुने हुए 2-4 मित्र हैं उनमें आपका नाम आता है। आप एक अलग सोच रखते हैं, और जब भी हम दोनों का मुलाकात होता है, किसी विषय पर चर्चा होता है तो बड़ा खुल के होता है।
मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं इसीलिए कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपके साथ करना चाहता था कि अमर जी के विचारों को खुल के रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अच्छा प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कि लोग भी जाने कि हम लोग के बीच में किस तरह की बातें होती हैं, हम लोग किस तरह का चर्चा करते हैं। कोई स्पेशल कार्यक्रम नहीं है, खट्टी मीठी यादों को यहाँ पे रखना है। हमको बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ क्योंकि हम लोग कई दिनों से प्रयास कर रहे थे। अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, आज के युवा पीढ़ी को, आज की जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवा पीढ़ी जब से कोरोना आया, आज के युवा पीढ़ी के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए एक अभिशाप के रूप में भी आया है। मैं इसको इस प्रकार देख रहा हूँ, चूँकि कोई आकलन करता है तो अपने आस पड़ोस से ही करता है। तो मैं अपने आस पड़ोस में देखता हूँ, एक तो एजुकेशन बर्बाद कर दिया कोरोना, उसके बाद रोज़गार भी ख़त्म हुए, बहुत सारे रोज़गार ख़त्म हुए। और आज के युवाओं में एक अजीब सा होड़ है बराबरी करने का। ये अच्छा है, अगर पॉजिटिव वे में जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई शॉर्टकट रास्ता लेकर बराबरी करना चाहता है तो ये गलत है और उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप जो भी हमारे युवा मित्र हैं या जो भी युवा हमें अगर सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप परिश्रम करें और अध्ययन पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। और किसी भी तरह का अध्ययन, जैसे टेक्निकल हो, एजुकेशन में भी अगर आप एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, कहीं भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करें। और रहा बात की सभी की उम्र में होता है, सभी की उम्र में आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, और लोग बॉलीवुड को फॉलो भी करता है, जिसको लेकर के एक प्रथा चल गया है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला। ये ठीक भी है, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि इस उम्र में ये जुनून तो होता ही है। एक लाइन हमको याद आ रहा है अमर जी, अभी आप कहे युवाओं पे आप बोल रहे थे, तो अभी हमको एक लाइन याद आया कि आज की युवा पीढ़ी को अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांध के रखना चाहिए, वरना उनके शौक कब गुनाहों में तब्दील हो जाएंगे ये नहीं पता है। जी, आप उसको संक्षेप कर दी। हाँ, ये मैंने आपकी जो इच्छाएं हैं उसको सीमाओं में बांध के रखिए, वरना आपके ये जो शौक हैं ये कब गुनाहों में तब्दील हो जाएंगे ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये नहीं पता है। और ये जो उम्र होता है ना, तो हम लोग जब बीएड में पढ़ रहे थे तो ये मतलब पढ़ाया जाता था कि किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में मतलब किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, सबके साथ होता है। 14-15 वर्ष के बाद जब बच्चा हाई स्कूल में जाता है तो यहाँ पर एक एनर्जी भी होता है। हाँ, एक उसको सही दिशा में अगर मोड़ दिया जाए तो आदमी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर वो गलत ट्रैक पर चले जाए तो ये 14 और 24 वर्ष का जो उम्र होता है ये बड़ा ही मतलब टीनेजर्स, हाँ, ये इसमें जो आपके इमोशंस होते हैं वो बड़ा कोमल होते हैं और बड़ा माने आपके भाव। अगर बच्चा फुटबॉलर को देखता है तो फुटबॉलर बनना चाहता है, बच्चा जिम देखता है तो जिम करना चाहता है, बच्चा क्रिकेटर को देख रहा है तो क्रिकेटर बनना चाहता है, उसके भाव पल पल बदलते रहते हैं। जी, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई हवाओं के साथ अगर बह जा रहा है तो वो रिजिड नहीं है, वो कचरा है। अगर आपका लक्ष्य एकदम निर्धारित है कि हमको ये करना है, जैसे आपने कहा, तो हमें हमारे गुरुजी, नाम याद आ रहा है, अशोक यादव हैं हमारे गुरुजी रहे, तो उन्होंने हमें 8वीं क्लास में पूछा कि मैं उसमें पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन लोगों से मैं ये था कि पूछे सर कि आप सबसे पूछ रहे थे कि क्या बनोगे, तो मुझसे ही पूछा गया, तो मैं ऐसे ही यूँ ही बोल दिया कि मैं शिक्षक बनूंगा। और मैं आज तो शिक्षक का तो गुण आप में है, मुझे भी लगता है। एज अ फ्रेंड मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, आप में एक अच्छे शिक्षक का गुण है। आप और भी काम बेहतर करते हैं,
लेकिन जो टीचिंग है, जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, बोर्ड पे आप जाते हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो और निखर जाता है। ये चीज़ मैंने देखा है। और आपने वो भले बचपन में वो बात कही थी, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो कार्यक्रम ज़्यादा लंबा ना हो, और हमको बहुत अच्छा लगा, आप समय दिए, बात हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत किया। दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये तो हमारे कार्यक्रम का पहला एपिसोड है, आपका थोड़ा सा प्यार और दुलार मिलेगा तो हम लोग अगला एपिसोड भी करेंगे। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यक्तिगत व्यक्तित्व को जानना और जीवन की विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए वो लोग कैसे उभर के आए और साहस भरना, ये उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।